नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं कि आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी और शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक में गैरसैंण में बजट सत्र कराने को लेकर फैसला होगा। राज्य में जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने पर भी सरकार फैसला लेगी। आगामी हरिद्वार महाकुंभ से संबंधित इस बैठक में फैसले कई लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े कई मामलों पर सरकार मोहर लगा सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर। आपको बता रहे हैं कि आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक की जाएगी। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बजट को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। महाकुंभ को लेकर इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। रोजगार को लेकर इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं और यही वजह है कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तराखंड में। उससे पहले ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बजट भी पेश होना है, बजट भी आने वाला है और उससे पहले कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। तो गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। रोजगार को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कैबिनेट की बेहद अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे ये त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे अपडेट लेते हैं। चंद्रमोहन, ये बताइए कि कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी, बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। शाम 4 बजे सीएम आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले जो है राज्य सरकार ले सकती है। अभी हाल ही में अल्मोड़ा दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि जितने भी जो जिला विकास प्राधिकरण है उनको खत्म किया जाएगा। जो लोगों की समस्याएं जो सामने आ रही थी प्राधिकरण से, उसको देखते हुए सीएम ने ये बड़ा फैसला लिया और अल्मोड़ा से ही आदेश जारी किया था कि इनको समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। तो पूरी संभावना है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास में शाम 4 बजे होगी, उसमें वो प्रस्ताव आएगा और इस पर एक निर्णय आज त्रिवेंद्र सरकार ले सकती है। जिला विकास प्राधिकरण खत्म किए जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो कुंभ को लेकर है। केंद्र सरकार अपनी एसओपी जारी कर चुकी है, अब राज्य सरकार को अपनी एसओपी जारी करनी है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैसला है और अब समय कुंभ को लेकर बहुत ज्यादा नहीं रह गया। इसलिए संभावना है कि आज ही जो कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे होगी उसमें कुंभ की एसओपी को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर जो प्रस्ताव कैबिनेट में आएंगे, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं, तो उन सभी को लेकर भी जो है फैसला त्रिवेंद्र कैबिनेट कर सकती है। इसके अलावा इस बार का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार करवाना चाहती है, तो उसको लेकर भी निर्णय आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें लिया जा सकता है। क्योंकि पिछले साल जो मार्च में सत्र हुआ था उसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, लेकिन ग्रीष्मकाल में कोरोना काल था, उस समय जो व्यवस्थाएं थी वो गैरसैंण में पूरी नहीं हो पाई, इसलिए सत्र यहीं देहरादून में ही हुआ और गैरसैंण एक बड़ा मुद्दा है। 1 साल का समय सरकार के पास बचा है, तो इस बार का जो सत्र होगा बजट सत्र वो गैरसैंण में जो है राज्य सरकार कराएगी, तो उसको लेकर भी आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें फैसला त्रिवेंद्र सरकार लेगी। जी चंद्रमोहन, क्योंकि 1 साल का वक्त रह गया है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यहाँ पर क्योंकि बजट भी आने वाला है, बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, तो क्या यहाँ पर बजट को लेकर जो चर्चा होगी, क्या क्या चर्चा हो सकती है, किन किन मुद्दों पर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो जाएगी? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए जो बजट है उसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम लोगों से भी सुझाव लिए थे इस बार भी और पिछली बार भी। पिछली बार का जो बजट पेश किया था सरकार ने उसमें आम लोगों के जो सुझाव थे वो भी लिए गए थे और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। जो आम लोगों के जो सुझाव हैं
राज्य सरकार जो बजट जारी करती है उसमें लोग क्या चाहते हैं, किस और ज्यादा पैसा वो चाहते हैं, कहाँ ध्यान ज्यादा दिया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर त्रिवेंद्र सरकार लगातार जो है आम लोगों से सुझाव लेती है। और केवल सुझाव ही नहीं लेती है, सरकार का मानना है कि अगर कोई अच्छा सुझाव देता है तो उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो पूरा जो बजट है वो राज्य के विकास पर फोकस होगा। जो समस्याएं हैं प्रदेश की, क्योंकि 1 साल का समय है, बहुत कम समय है। पिछला जो कोरोना काल चला उसमें तमाम जो गतिविधियां थी सरकार की वो रुकी रही, तो ये भी एक राज्य सरकार को नुकसान हुआ। अब जो पूरा 1 साल का समय बचा है, राज्य सरकार उसको हर तरीके से जो है उसका ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तमाम फैसले लिए जाएंगे और बजट भी इस बार का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और देखने वाली बात होगी कि किस वर्ग को ज्यादा अहमियत बजट सत्र जो होगा उसमें दी जाती है जी। और इसीलिए हम इसे बेहद अहम मान रहे हैं, क्योंकि अगर यही बजट अगर यहाँ पर लोगों की संतुष्टि होगी, जाहिर सी बात है 2022 में यहाँ पर पार्टी को फायदा मिलेगा। दूसरी बात, अगर चंद्रमोहन कुंभ की बात की जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि संतों में कुंभ को लेकर नाराजगी जाहिर हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल संतों की नाराजगी जरूर सामने आई है, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसमें काफी सीमित संख्या उन्होंने रखी है लोगों के शामिल होने की। दूसरी ओर जो राज्य सरकार शुरू से ही कहती आ रही है कि कुंभ का आयोजन जो है भव्य और दिव्य होगा। एक बार जब कोरोना का जो समय था उसमें हालांकि जरूर कुंभ के स्वरूप को लेकर अटकलें खड़ी हो गई थी, लेकिन अब कोरोना इतना ज्यादा नहीं है, खत्म होने की कगार पर है। उत्तराखंड में अगर देखें तो 50 से 60, 70, 80 केस दिन भर में सामने आ रहे हैं। एक समय था जब 2000 केस रोज सामने आते थे। तो अब कोरोना का भी इतना प्रभाव नहीं है। केंद्र सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। तो देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार उनमें क्या सुधार करती है, क्या संशोधन करती है। और जो संत समाज है हरिद्वार का, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कुंभ के आयोजन को लेकर। जो अखाड़ा परिषद के साधु संत हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कुंभ के आयोजन को लेकर। और एक बड़ा आयोजन होता है, हर साल, हर 10 साल में एक बार कुंभ का आयोजन होता है। इस बार 9 साल में कुंभ पड़ रहा है हरिद्वार में। तो पूरी जो देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो एसओपी आज राज्य सरकार जारी करेगी उसकी संभावना है कि कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा और एसओपी जारी की जाएगी। तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या क्या राहत जो है राज्य सरकार अपनी ओर से देती है। यानी कि संतों की नाराजगी भी दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक की जाएगी और बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने 4 जिलों में अलर्ट जारी किया है। उन 4 जिलों में नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में अलर्ट जारी किया गया है। सभी एसएसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये अहम जानकारी आपको दे दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने 4 जिलों में अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के चलते पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में अलर्ट जारी कर दिया गया है डीजीपी की तरफ से। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी है और सभी जिलों के एसएसपी को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर उत्तराखंड कांग्रेस उपवास करेगी और गांधी पार्क में आज सुबह 11 बजे से कांग्रेस का उपवास शुरू होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उपवास होगा। उत्तराखंड कांग्रेस उपवास कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। तो उपवास का कार्यक्रम किया जाएगा। शहादत दिवस के मौके पर उपवास कांग्रेस की तरफ से रखा जाएगा। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये उपवास किया जाएगा और शहादत दिवस पर उत्तराखंड कांग्रेस उपवास करेगी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। संवाददाता अंकित काला ज्यादा अपडेट देंगे। अंकित, कितने बजे ये उपवास का कार्यक्रम शुरू होगा? कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है? देखिए दीपिका, अब से थोड़ी देर में तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो प्रीतम सिंह के नेतृत्व में इस बात पर बैठेंगे गांधी पार्क में। कांग्रेस का आरोप यह है कि जिस तरीके से नए कृषि सुधार कानून के बाद जो किसान हैं वो लगातार सड़कों पर हैं और करीबन
हो चुकी, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है, जबकि किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने फिर आज निर्णय दिया है कि जिस तरीके से 26 तारीख को हमने देखा दीपिका कि किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के अवसर उद्यम जो है, यानी कि अंकित, उपवास भी किया जाएगा और यहाँ पर कृषि कानूनों का विरोध भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अंकित काला, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगामी 1 और 2 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन होने जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के इस सम्मेलन को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि 1 और 2 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिस्सा लेंगे और सम्मेलन में उत्तराखंड पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। 1 फरवरी को शाम 4 बजे सीएम सम्मेलन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया और इस दौरान केंद्रीय सचिव शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और बिना टेक्नोलॉजी के आप किसी भी शहर को स्मार्ट नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में उसका चयन हुआ। तो एक तरह से अगर हम कहें कि ये जो सेंटर का जो स्मार्ट सिटी का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आज लोकार्पित किया गया है, इसके बहुआयामी परिणाम होंगे। हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू होने में 1 महीने का समय बाकी रह गया है और इसके लिए अखाड़ों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैरागी संप्रदाय के तीनों अखाड़ों ने बैरागी कैंप में बैठक कर कुंभ मेला प्रशासन पर बैरागी संतों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पंच निर्मोही अखाड़ा, पंच निर्माणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़े के साधु संतों ने कहा कि हर बार कुंभ मेला प्रशासन के जरिए बैरागी संतों की उपेक्षा की जाती है और इस बार भी मेले के निर्माण कार्य शहर भर में किए जा रहे हैं, लेकिन जहां बैरागी संत अपना डेरा जमाते हैं वहां कोई काम नजर नहीं आ रहा। अब भी यहां अतिक्रमण फैला हुआ है और प्रशासन इसे हटवाने की बात कर रहा है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने कुंभ मेले को लेकर अपने कार्यक्रम की घोषणा भी की और 1 अप्रैल को चंडी पूजा की जाएगी, वहीं दोपहर को धर्म ध्वजा स्थापित किया जाएगा और उसके बाद 6 अप्रैल को नगर प्रवेश के साथ भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। और संतों ने कहा कि अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए कोरोना को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि धार्मिक आयोजनों में कोरोना बाधा बन रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मसूरी एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 साल में कृषि क्षेत्र में 100 से ज्यादा बदलाव किए हैं। कृषि और बागवानी को धरातल पर लाकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद देकर उसकी आय को बढ़ाने को लेकर लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्या थी कृषि उत्पादों की मार्केटिंग की और उत्पादों की वैल्यू एडिशन किस तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला प्रोसेसिंग क्लस्टर मसूरी के पास के कैंपटी क्षेत्र में किया जाएगा तैयार और इसके जरिए से उत्पादों को मार्केटिंग की जाएगी। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में 1300 आउटलेट बनाए जा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को दुनिया में पहुंचाने का लक्ष्य है। देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है। कोरोना के खात्मे के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही अंतिम लड़ाई कमजोर पड़ रही है। टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान फीका। सिर्फ 17% स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। विपक्ष बोला अगर टीकाकरण अभियान में रहे तंग तो सरकार बताए कि कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। कोरोना महामारी के खिलाफ अंतिम जंग लड़ने में उत्तराखंड कमजोर पड़ रहा है। उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में शामिल है जिनमें टीकाकरण अभियान की रफ्तार बेहद धीमी है।
ये खुलासा गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां टीकाकरण मुश्किल से 20% के करीब ही पहुंच पाया है। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण के पहले 13 दिनों में सिर्फ 17% स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से टीकाकरण अभियान को तेज करने का आग्रह किया है ताकि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही अंतिम लड़ाई को जीता जा सके। झारखंड ने केवल 14% किया है अपने कुल हेल्थ केयर वर्कर्स का कवरेज। दिल्ली ने 15% से कुछ ज्यादा किया है। तमिलनाडु ने भी 15% से कुछ ज्यादा किया। उत्तराखंड ने 17% किया है। छत्तीसगढ़ ने 20%, महाराष्ट्र ने 20%। ये बड़े राज्य हैं। यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या भी ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि यहाँ भी वैसी ही उपलब्धि हो जैसी उड़ीसा में हुई, जैसी हरियाणा में हुई, जैसी मध्य प्रदेश में हुई, जैसी राजस्थान में हुई, जो हमने आपके साथ शेयर की। तो हम इन राज्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं और विभिन्न प्रयासों को देख रहे हैं जिससे कि इस संख्या को बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान की धीमी रफ्तार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने त्रिवेंद्र सरकार को घेर लिया है और सवाल दागा है कि अगर टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी रही तो उत्तराखंड कोरोना से जंग कैसे जीतेगा। भाग्यपूर्ण ये कि सरकार की जिम्मेदारी कि लोगों को कन्विंस करें, उनको समझाएं, लोगों में एक मैसेज जाए कि नहीं ये ठीक हो रहा है। तो इस मामले में हमारे राज्य की सरकार तो फिसड्डी है। पहले विकास के मामलों में भी सबसे नीचे है हिंदुस्तान में। आज टीकाकरण हुआ, इसमें भी संभवतः तो सबसे नीचे होगी, क्योंकि यहाँ विचारों के साथ जुड़ना, विजन नहीं है किसी काम को कैसे करें, ये सुविधा जनता तक कैसे पहुँचाएं। न लोगों का साथ ले रहे, न सहयोग ले रहे, न सेमिनार हो रहा, न डिस्कशन हो रहा। भाई यहाँ तो भगवान भरोसे सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में हर जगह हम पीछे रह रहे हैं, उत्तराखंड पीछे रह रहा है। अभी आपने देखा होगा एक रैंकिंग आई जिसमें कि पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों का एक तरह से रैंकिंग दी गई, जिसमें कि माननीय त्रिवेंद्र रावत जी नीचे से पहले नंबर पे आए हैं। विपक्ष के इस वार पर पलटवार करते हुए सरकार और संगठन के लोग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बचाव में खड़े हो गए हैं और दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार पूरी ईमानदारी से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। रही बात टीकाकरण अभियान की, तो उसमें भी तत्काल सुधार कर लिया जाएगा। बात सही है कि अभी हम 20% तक पहुंचे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ आधारभूत कारण हैं। एक तो प्रदेश की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके चलते हुए दिक्कतें हैं, और दूसरा विपक्ष के द्वारा जो नकारात्मक प्रचार किया गया उससे कुछ लोगों में हिचक दिखाई दी, लेकिन अब वो हिचक समाप्त हो गई है और अब तेजी से ये कार्य प्रगति पर बढ़ चला है। वैसे देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जो कहा है उससे उत्तराखंड सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ अंतिम जंग लड़ रहा है तब उस जंग में उत्तराखंड की बेहद कम भागीदारी होना व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। अब देखना यह है कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार सवालों के इस कटघरे से बाहर निकल पाती है या नहीं, कोरोना के खिलाफ दूसरे राज्यों के मुकाबले बराबरी से जंग लड़ पाती है या नहीं। देहरादून से किशोर रावत, चंद्रमोहन अंकित काला के साथ वंदना श्रोही, हिंदी खबर। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल राज्य आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे रविंद्र जुगरान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। देहरादून की सुभाष रोड स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि रविंद्र जुगरान DAV कॉलेज देहरादून में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शुमार रहे हैं। साल 1998 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके बाद खंडूरी और निशंक सरकार में वो दर्जाधारी भी बने। बीजेपी में उन्हें पूर्व CM BC खंडूरी का करीबी माना जाता है और हालांकि बीजेपी में वो काफी समय से हाशिए पर थे और यही वजह रही उनके साथ अपने 23 साल लंबे रिश्ते को विराम देते हुए रविंद्र जुगरान ने आम आदमी पार्टी के साथ नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है।
उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव को फतेह करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान के तहत राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में वीडियो वैन संचालित की जाएगी। इसमें केजरीवाल सरकार के कार्यों और राज्यों के विभिन्न मुद्दों को दर्शाया जाएगा और इसके साथ ही पार्टी ने 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पार्टी इसके लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों के घर घर तक जाएगी। 1 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान 45 दिनों तक चलेगा। दून शहर की तमाम समस्याओं के विरोध में कांग्रेसियों ने नगर निगम का घेराव किया। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में लालचंद शर्मा ने बताया कि शहर में LED लाइट्स लगाए जाने, हाउस टैक्स में छूट की अवधि को बढ़ाए जाने समेत तमाम मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और अगर निगम की ओर से जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी समय में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। मसूरी के अधिवक्ता रमेश कुमार जायसवाल ने पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में उपद्रवियों के जरिए 26 जनवरी को रैली में अराजकता फैलाने और राजद्रोह किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने दिल्ली आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि 2 महीने से ज्यादा समय से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तथा कथित किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चलाया जा रहा है। किसानों के जरिए आंदोलन भारत सरकार के जरिए पास किए गए 3 कृषि कानून के विरोध में किया जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। अधिवक्ता रमेश जायसवाल के जरिए दिल्ली आयुक्त को पत्र लिखकर दिल्ली में उपद्रव, उत्पात सहित सरकारी संपत्तियों के साथ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, किसान नेता योगेंद्र यादव और हन्नान मोल्हा और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आदि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर देश के कानून के तहत दंडित किया जाए, ये मांग की गई है। आ जाओ उनका। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड शासन के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के जरिए नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में एक देश भर में शीर्षस्थ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के सामने बद्रीनाथ मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दूरगामी विजन की छत्र छाया में बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई थी और इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित तमाम कार्यों जैसे मंदिर परिसर विकास, प्लाजा विकास, रोड निर्माण, घाटों के निर्माण, कमांड कंट्रोल सेंटर, स्ट्रीट फसाड, रोड अलाइनमेंट और भीड़ प्रबंधन पर एक भव्य प्रस्तुतिकरण दिया गया। चमोली में बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग चमोली और स्कूली बच्चों के जरिए संयुक्त रूप से रैली निकाली गई। राजकीय इंटर कॉलेज लंगासू के छात्र छात्राओं के जरिए लंगासू से जिलासू तक सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियम का पालन करने का संदेश दिया गया, जिससे पहाड़ों में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। और इस अवसर पर परिवहन विभाग के जरिए स्कूल में सड़क सुरक्षा पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में जल जीवन मिशन योजना का विरोध हो रहा है। नौगांव ब्लॉक में मसाल गांव के बाद बनाल पट्टी के पौड़ी गांव के ग्रामीण योजना का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के पीछे इन गांव में पहले से ही हर घर में पानी के कनेक्शन का लाभ
मिल रहा है, जबकि विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार जबरदस्ती पूर्व से बनी पेयजल योजना से ही पाइपलाइन बिछाकर सरकारी धन को ठिकाने लगाने में लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पौड़ी गांव में हर परिवार में पानी की व्यवस्था है। अब जल जीवन मिशन योजना में विभाग और ठेकेदार खाना पूर्ति करते हुए सरकारी पैसे को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। विभाग पहले पानी के स्रोत और टैंक पर पानी बढ़ाए, पूर्व की योजना पर टेप करके गांव को हर घर नल का लाभ दिखाने की साजिश की जा रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और उक्त योजना को बंद कराने की मांग की है। जहां जनवरी माह समाप्ति की ओर है, तो वहीं उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी नहीं होने के चलते हल्द्वानी की गौला नदी समेत जिले की बाकी नदियों का जलस्तर लगातार गिरते चला जा रहा है और ऐसे में आने वाले ग्रीष्मकालीन सीजन में पानी की किल्लत से हल्द्वानी शहर को जूझना पड़ सकता है। शहर की आबादी को प्रतिदिन 32 MLD पानी की जरूरत होती है, जिसको जल संस्थान गौला नदी और ट्यूबवेल से पेयजल आपूर्ति करता है। वहीं गौला नदी के घटते जलस्तर से जिला प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बर्फबारी और बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन अभी बर्फबारी और बरसात का सीजन खत्म नहीं हुआ है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द बर्फबारी और बारिश होगी, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। नैनीताल शहर और हल्द्वानी शहर के पेयजल के लिए प्रशासन उपाय करने में जुटा हुआ है। हल्द्वानी शहर आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है और ऐसे में पानी के ट्यूबवेल ठीक किए जाएंगे और ज्यादा संख्या में टैंकरों की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब खबर लक्सर से है। खानपुर थाने के प्रहलादपुर गांव में 26 साल के मोनू नाम के युवक के पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी को गोली मार दी और इसके बाद युवक ने खुद भी गोली मार ली। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।